भी 0, y भी 0, z भी 0, हर चीज यहाँ पे 0 है। ठीक, यहाँ से हर चीज की गिनती शुरू हो रही है, जैसे यहाँ कोने से शुरू हो रही है। ठीक है ना? तो ये मेरा पॉइंट क्या है, ये मैंने मान लिया ये पॉइंट है x, y एंड z। ठीक है, तो क्या लिखा, a का x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, x डायरेक्शन में, ये रहा a का x डायरेक्शन में कंपोनेंट। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा ax। लेकिन क्योंकि x डायरेक्शन में है, तो x डायरेक्शन के लिए हम लोग जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो i कैप लेते हैं, तो इसके साथ i कैप लगा दिया। ठीक है, i क्या है, तो बोलो i कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, अब इसी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए मुझे y में चलना पड़ रहा है, तो ये y में चला, ये हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ay। ठीक है, और y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसको हम j कैप से डिफाइन करते हैं, तो इसलिए इसके साथ क्या लग जाएगा, j कैप लग जाएगा। j कैप लगाते ही हमें पता चल जाएगा कि ये किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में, क्योंकि y का ही डायरेक्शन बनता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन बताता है, तो j कैप मतलब y डायरेक्शन। ठीक है, जिसके साथ j कैप लगा हुआ है वो किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन। जिसके साथ i कैप लगा हुआ है वो किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन। ऐसे ही अब आ जाइए इसका, ये रहा, तो ये हो जाएगा हमारा z डायरेक्शन में, तो az इसका तीसरा कंपोनेंट az और k कैप। ठीक है, ये क्या है, k कैप यूनिट वेक्टर इन z डायरेक्शन। जब किसी ये डायग्राम बनाइए, और ये इसका डायग्रामिकली डायग्राम जो है बना करके मैंने इलस्ट्रेशन कर दिया है, और ये इसको लिखने का तरीका बता दिया। और ये आप अलग अलग लिखेंगे, आई कैप क्या है, जे कैप क्या है, के कैप क्या है, लिख करके मुझे बताइए क्या है, मैं चेक करूंगा सबकी नोटबुक में। कल डिस्कस कर चुके हैं, इसको कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। जब वेक्टर ऐसे लिखा हो, आई कैप, जे कैप, के कैप, इस फॉर्म में लिखा हो, तो इसको कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर कहते हैं। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसको मान लीजिए एक वेक्टर है ए, यह 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये वेक्टर दिया हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी से डायग्राम बना करके दिखाओ। जिन लोगों को समझा दिया, जो लोग आए हैं नए, उनके लिए मैं दोबारा डायग्राम बना दे रहा हूँ। जो लोग अभी आए हैं वो देख लें। ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस। वेक्टर a मुझे बनाना है, कैसे बनेगा, ये पॉइंट जो होता है इसको हम ओरिजिन ले लेते हैं, और ओरिजिन को 0 0 मान लेते हैं कि यहाँ पे ओरिजिन है, तो ओरिजिन 0 0। ठीक है, वेक्टर ए बनाना है, यानी एक लाइन खींचनी है ऐसे वेक्टर की। क्या करना है, ये लाइन खींचनी है, वो लाइन कैसी बनेगी, यहाँ पर बनेगी। ठीक है ना, वेक्टर यही तो होता है। तो यहां से हमको वो वेक्टर बनाना है, तो देखिए आई का मतलब होता है यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन।
तो इसके आगे 4 लगा हुआ, यानी 4 पॉइंट जो है 4 यूनिट हम लोग इधर जाएंगे, 4 यूनिट हम लोग इधर जाएंगे, एक्स डायरेक्शन में 4 यूनिट गए। तो ये हो गया मेरा 4i कैप, ठीक है। अब आइए दूसरा, जे कैप का मतलब होता है इन वाई डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। तो 3 यूनिट हम लोग किधर जाएंगे, वाई डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये 3 यूनिट मैं यहां गया, ठीक है। इन दोनों का पॉइंट कहां पर बन रहा है, इसको इधर ले आओ, कहां पे कट करेंगे, ये कट करेंगे, ये वाला पॉइंट मेरा हो गया। अब के डायरेक्शन में माइनस के, माइनस का मतलब हो गया, ये तो हो गया मेरा के डायरेक्शन, ये क्या हो गया, ये के डायरेक्शन हो गया, प्लस वाला। माइनस वाला क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, स्क्रीन के अंदर। कहां होगा, स्क्रीन के अंदर। ये दिमाग में हमारे खुद ब खुद आना चाहिए, ठीक है। तो फिर से खड़े हो, यहाँ पे पेन ले सकते, देखो इसका पॉइंट समझाता हूँ, ये यहाँ पर खड़े हो। तो क्या करना है, एक्स डायरेक्शन में, अब की बार ये वाला एक्स मान लेता हूं, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में मुझे एक्स डायरेक्शन में कितना चलना है, 4 यूनिट चलना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 यूनिट चला। फिर वाई डायरेक्शन में कितना चलना है, 3 यूनिट, 1 2, एक टाइल को 1 यूनिट मान लिया मैंने, ठीक है। 3, तो कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया है। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, एक्स वाई की वजह से हो गया। अब मुझे जेड के डायरेक्शन में चाहिए, तो जेड में कहां जाना है, तो जेड किधर है, ऊपर नीचे, हाँ नीचे जाना है। कितना, एक टाइल में बता, ठीक है ना। अगर ये प्लस में होता तो कहां आते, ऊपर। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा, मान लीजिए कि पीछे की तरफ अगर मैं बनाऊं जेड एक्सिस, तो अंदर की तरफ मेरा हो जाएगा। तो इसी जगह पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, पहले x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, 3 और फिर -1, ये हो गया। लेकिन किधर, अंदर की तरफ, स्क्रीन के बाहर नहीं, स्क्रीन के अंदर। वो दिमाग में बनाना पड़ेगा, वो बहुत तो बन नहीं सकता। तो अब जो वेक्टर आएगा वो कैसा आएगा, वो बिल्कुल इस प्लेन में नहीं आएगा, बल्कि कैसा आएगा, मान लो ये मेरा ओरिजिन है, तो ये अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से होगा। अगर ये बाहर होता तो कैसा बनता, ऐसे बनता। अंदर है तो ऐसे बनेगा, प्लेन में होता तो बिल्कुल सीधा सीधा बन जाता। बात आ रही समझ में। तो मुझे दिखाने के लिए ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए ऐसे दिखा दिया। तो ये मेरा वेक्टर हो गया, और इसको तो वेक्टर बना लीजिए। कुछ लोग खाली देख रहे हैं, तकरीर सुन रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। ये मेरा वेक्टर हो गया, क्या वेक्टर हो गया, ए वेक्टर। इस वेक्टर को डिफाइन करने के लिए अगर मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे तो ऐसे डिफाइन करेंगे, और डायग्रामेटिकली डिफाइन करेंगे तो ऐसे, ठीक है। इस फॉर्म को क्या कहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। क्लियर होगी बात। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, हाँ तो पूछना है, जेड बेटा हाइट बताता है, प्लस होगा तो ऊपर की तरफ, अंदर होगा तो कमर, ठीक है।
ओके, कुएं में खबर अच्छी नहीं लग रही है, जाना सबको। चलो, तो ये हो गया। ओके, चलो अब एक चीज और, अगर मुझसे कहा जाए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तब ये साइन मॉड वाला किसका होता है, मैग्नीट्यूड का। तो वहां पे तो हमको लिखा होता था इतने न्यूटन का फोर्स वेस्ट डायरेक्शन में, तो जो न्यूटन वाला नंबर था वो हो गया मैग्नीट्यूड। यहाँ पे कैसे निकाले हैं? तो इसका तरीका ये है कि हम लोग अंडर रूट जितने नंबर है उनको स्क्वायर करिए और -1 का स्क्वायर, -1 है ना यहाँ पे, बस आ गया इसका मैग्नीट्यूड। कर देना 3 सॉरी, तो ऐसे मैंने 3 लिख दिया था, सबको समझ में तो आ गया था पूरे हैं। देना पड़ेगा लिखो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तुम्हें भी रखते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। कोई भी कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर दिया हो, अगर उसका मैग्नीट्यूड हमको चाहिए तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। ये मुझसे पूछ लो। हाँ यस, क्या करना है, आई के आई डायरेक्ट यानी एक्स डायरेक्शन में ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड ही हूँ, आगे वाला नंबर आई डायरेक्शन में कितना चले 4 यूनिट, तो 4 यूनिट मैग्नीट्यूड होगा। वाई डायरेक्शन में कितना चले 3 यूनिट, ये भी एक मैग्नीट्यूड हुआ वाई डायरेक्शन का। और z डायरेक्शन में कितना चले -1, 1 यूनिट, लेकिन पीछे की तरफ, ये भी मैग्नीट्यूड हुआ। इनका क्या करते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं और फिर अंडर रूट, इसका डेरिवेशन भी है लेकिन वो हमारे काम का नहीं है, तो इतना ही था, इतना ही याद है। ओके, माइनस के आएगा। हाँ, आप ये बताइए कौन से नंबर से, हम कोई ना कोई नंबर तो होगा ही होगा, किस नंबर से मल्टीप्लाई आउट कर सकते हैं, 1 से ही बेहतर है, ठीक है ना। कोई भी चीज हो अगर उसके सामने कोई नंबर नहीं है, दैट मींस के सामने 1। जैसे डिवीजन में हमेशा कोई भी नंबर हो, इसके नीचे 1 नहीं है, कोई भी नंबर ले लो, 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 से डिवाइड करो, वही नंबर रहता। तो ये तो अंडरस्टूड होना चाहिए। ओके, चलिए गुड। बन गया सबका, चले चलिए मैं करूं, मैं तो इससे तो फौरन कराना चाहेंगे। तो ये बताइए ऐड करने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा है, क्या करना होता है दादा। दो वेक्टर को कैसे करते हैं, हाथ से नहीं बताना, मुंह से बताना। दोनों हेड से, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को जोड़ो, या दूसरा फर्स्ट वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की टेल से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन उसको पैरेललोग्राम बना के करेंगे, और इसको ट्रायंगल बना के करेंगे। याद है, देखो ये रहा, मान लो मैं छोटा छोटा बना देता हूँ, ठीक है। अगर मैं टेल से जोड़ूंगा तो पैरेललोग्राम बनाना होगा, है, और हेड से जोड़ूंगा, दोनों तरीके से कर दे रहा हूँ। चलिए आप लोगों की खुशी के लिए 3 है ना, इसको छोटा बनाना होगा ना, ये थोड़ा बड़ा होगा। चलिए, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाइए, बोलिए। ये रहा पैरेललोग्राम का मतलब आमने सामने की लाइन पैरेलल और बराबर होनी चाहिए। ये बन गया पैरेललोग्राम। तो रिजल्टेंट कैसे आता है, बोलिए। रिजल्टेंट कैसे आता है, रिजल्टेंट टेल से हेड को जोड़ेगा। आगे रिजल्टेंट क्या हो गया, रिजल्टेंट क्या हो गया, a + b। अब इसको देखिए, इसमें रिजल्टेंट कैसे आता है,
इसमें टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को जोड़ने का था, एक ट्रायंगल बन गया। ये भी रिजल्टेंट हो गया a प्लस बी। बताओ दोनों सेम है नहीं है? ये वाली साइड कितनी है 4 और ये वाली साइड कितनी है 3, तो इसको पैरेलल शिफ्ट किया है तो 3 तो ये भी रहेगी, सामने पैरेलल ही तो है। पैरेललोग्राम का मतलब ही है कि सामने की साइड पैरेलल है और वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं, और जब पैरेललोग्राम बनाएंगे साइड्स बराबर होती हैं, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगी। यहां तक किसी को डाउट? तो ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है नहीं है? क्योंकि एक नॉर्थ में एक ईस्ट में है, तो नॉर्थ और ईस्ट तो क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा ना। बोलो किसी को इसमें डाउट है? ये रहा लो, ये क्या है ईस्ट, ये क्या है वेस्ट, ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है साउथ। तो एक ईस्ट में है ये हो गया, एक नॉर्थ में है ये हो गया, तो ये एंगल तो 90 डिग्री रहेगा। बोलिए, तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर। अगर r का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 5 मीटर हो गया। सेम यहाँ पर हो जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ r क्या हो गया 5 मीटर। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बोलिए डायरेक्शन। ये वाला एंगल कितना होगा, बोलिए एंगल कितना होगा 37। वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि मैंने बताया है जिस ट्रायंगल की एक साइड 4 हो दूसरी साइड 3 हो, तो 3 के सामने वाला एंगल 37 होता है। ऑटोमेटिक आंख बंद करके याद रखो। और 4 के सामने वाला 53 होता है, और ये तो 90 है ही। ठीक है, तो ये 37 होता है। एंगल भी बता दिया, मैग्नीट्यूड भी बता दिया। अब आती है डायरेक्शन की बात। तो डायरेक्शन देखो कैसे लिखते हैं। आप क्या करें, ये वेक्टर है आपका, ये वेक्टर है आपका, कलर चेंज कर दो। तो किधर से किधर जा रहे हो, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो। कितने डिग्री 37 डिग्री। क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ईस्ट का नॉर्थ। हिंदी में बोल सकते हो नहीं बोल सकते, बोलिए कितने डिग्री 37 डिग्री। ईस्ट से किधर जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं ना, तब 37 डिग्री बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, ईस्ट का नॉर्थ 37 डिग्री। ईस्ट का नॉर्थ, अब इसको इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में क्या होगा, ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, या 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये डायरेक्शन लिखने का और बोलने का तरीका है, दोनों लिखो और इसको रट लो। सिर्फ इतनी बात याद रखने से कोई भी डायरेक्शन आप लिखना और बताना सीख सकते हो। समझ में आ गया, तो लिखा था डायग्राम बनाया, अभी तक अलग से टाइम चाहिए उसके लिए। ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या था, सेम है। ये कितना था 4 मीटर ना, और ईस्ट में था। डी वेक्टर ये क्या है 3 मीटर नॉर्थ में। अब आपको निकालना क्या है,
ए माइनस बी। बताओ क्या है किसी ने? हाँ तुमने काम किया था अगर तुमने जवाब ट्राई किया, जस्ट देखा। देखिए वेक्टर्स के अंदर कोई भी सब्ट्रैक्शन नहीं है। नेगेटिव साइन का मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं है। नेगेटिव साइन का मतलब ये है वेक्टर नेगेटिव है। वेक्टर क्या है? नेगेटिव। और आप लोगों के आने से पहले मैंने वेक्टर नेगेटिव क्या होता है वो बता दिया है। क्या होता है? उसी वेक्टर को आप 180 डिग्री पे घुमा दीजिए, 180 डिग्री पे घुमा दीजिए। तो ये मेरा वेक्टर क्या हो गया? ए हो गया। किस डायरेक्शन में? ईस्ट में है तो मैंने बना दिया ईस्ट में। ठीक है। बी किधर है? नॉर्थ में। लेकिन मुझे तो माइनस बी चाहिए, ये तो बी है ना, ये ए है, मुझे तो माइनस बी चाहिए। तो बोलो माइनस बी के लिए क्या करूंगा मैं? इसको घुमा दूंगा। ठीक है। और घुमा करके मुझे क्या करना है? हेड से टेल जोड़ना है ना, तभी तो निकलेगा ट्रायंगल लॉ है। बोलिए। तो इसे घुमा दिया। अब ये वाला जो वेक्टर है ये माइनस बी है। वो ऊपर की तरफ जो था वो क्या था? वो प्लस बी था, ये वाला। ठीक है। और ये माइनस बी। क्लियर हो गई बात? तो रिजल्टेंट के लिए हमें क्या करना होता है? रिजल्टेंट के लिए हमको फर्स्ट वेक्टर की टेल से, बोलिए, सेकंड वेक्टर के हेड को मिलाना होता है। ये रिजल्टेंट हो गया। ठीक है। ये हो गया मेरा ए माइनस बी वेक्टर। जल्दी से इसमें एंगल बता दिए क्या होगा? ये माइनस बी हो गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड 3 मीटर है। लेकिन इस बार डायरेक्शन क्या हो गई? इस बार डायरेक्शन साउथ हो गई। माइनस बी का मतलब जो बी नॉर्थ की तरफ था उसको मैंने साउथ में घुमा दिया। माइनस बी 180 डिग्री से घूम गया। क्लियर हो गई बात? परफेक्ट। तो अभी हुआ नहीं है, डायरेक्शन लिखो। पूरा नहीं लिखा, एंगल के साथ लिखना होता है। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 37। ये 3 है ना, तो ये 37 होगा। और ये 53। बताओ इधर से किधर जा रहा है? इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर लो। अल्लाह के बंदे, थोड़ा सा दिमाग कॉपी पे भी लगाया करो ना। चाहते हो बस सब काम जो है यही हो जाए। लो ये हो गया। कुछ कॉपी पे भी लगाया करो। हाँ हाँ। अभी ये ऐसे है, बोलिए ऐसे है ना? है? चलो अब बताओ। अब भी छूट है, सबका आंसर लिखूंगा मैं। बताओ क्या कह रहे हो? तुम बताओ, तुम बहुत बोल रहे थे। तुम बताओ पूरा एंगल बताओ, पूरा बताओ। डायरेक्शन 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। चलो और तुम बताओ फिर। जो लिखा हुआ इसी लैंग्वेज बताओ। हाँ ऑफ बताओ। यानी तुम्हारा भी कहना यही है। और बताओ, तुम बताओ। 37 डिग्री वेस्ट।
तुम्हारा भी यही है, वेरी गुड, ये तो काफी कंसेंसस कर रहा है। तुम बताओ 37 डिग्री वेस्ट नहीं, ईस्ट ऑफ साउथ 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तुम क्या कह रहे हो? तुमने चेंज कर दिया, ईस्ट कर दिया। चलो अंजमान तुम बताओ। बस अच्छे लेट हो जाओ तुमसे। अब इससे ज्यादा टाइम थोड़ी मिलेगा अगर पूरे पेपर का टाइम एंगल निकालने, डायरेक्शन निकालने में बता दो। कुछ नहीं करना है, इसको पैरेलल शिफ्ट कर लो। दिमाग तुम लोगों का नहीं चल रहा है तो पैरेलल शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो, पैरेलल हो गया। अब कौन सा वाला एंगल है? 37 डिग्री, ये वाला है नहीं है? 37 डिग्री किधर से जा रहा है? ईस्ट से साउथ की तरफ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ ऑफ ईस्ट। 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट का साउथ। और हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 37 डिग्री, बोलो, ईस्ट का साउथ। बोलो, इतनी सी बात। तो इसीलिए तो प्रैक्टिस कराई है। ये नहीं कह सकते हो कि मैंने बताया नहीं था, कराया नहीं था। अब आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर है ना। टीचर ये तो है नहीं कि इसी के ऊपर मैं तुम लोगों को रोजाना क्वेश्चन कराऊंगा। तो दो बातें सीखी यहाँ पे फिर से जो लोग लेट आए हैं उनके लिए। नमीर, एक नेगेटिव नाम का वेक्टर में कोई चीज नहीं होती है, मतलब माइनस कोई नहीं होता। नेगेटिव अगर लगा इसका मतलब क्या है? उसको हमने उसी वेक्टर को 180 डिग्री पे घुमा दिया, ठीक है? तो ये अगर मेरा बी है या ये मान लो ए है, तो माइनस ए क्या हो जाएगा? ये माइनस ए, ठीक है? अब ये बताओ, ये एंटी पैरेलल भी तो है। बोलो, एंटी पैरेलल में क्या होता है? 180 डिग्री होता है, एंगल 180 डिग्री होता है। तो नेगेटिव वेक्टर और एंटी पैरेलल में क्या डिफरेंस है? एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, लेकिन नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड अलग नहीं होगा, क्योंकि उसी वेक्टर को हमने घुमाया है ना। एंटी पैरेलल में तो कोई भी दो वेक्टर हो सकते हैं। चलिए, हो गया। क्या करने जा रहे हैं हम लोग? अलग से टाइम मत लिया करो। तो प्रोडक्ट कितने तरीके के होते हैं वेक्टर में? कितने तरीके के वेक्टर में प्रोडक्ट होते हैं सागर? दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, इसी का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है? दूसरा होता है, बोलिए, वेक्टर प्रोडक्ट, और इसी का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। इसके बाद वेक्टर चैप्टर भी हमारा खत्म। किसी ने डॉट प्रोडक्ट देखा है कहीं? कोई याद है डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल?
W इक्वल टू F डॉट S और चलिए हेडिंग में डालिए स्केलर प्रोडक्ट। और इसी का नाम क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए हमने 9th क्लास में पढ़ा था वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। cos थीटा नहीं आता है, जब डॉट लगाते हैं तब, ठीक है, जब डॉट हटाएंगे तब आएगा। और यही अगर मैं इसको डॉट को हटा दूं तो cos थीटा आ जाएगा। हो गया? बोलिए। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, फोर्स को डायरेक्शन चाहिए, फोर्स डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन चाहिए है, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। बोलिए, याद आ गया? तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई क्योंकि इसको भी डायरेक्शन चाहिए, ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई क्योंकि इसको भी डायरेक्शन चाहिए। लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, मान लीजिए एक सामान लिया और मैं सामान को खींच करके वहां तक ले गया, ठीक है, या यहाँ पर ये टेबल है, इसको मैं ढकेल करके वहां तक ले गया। तो मैंने क्या लगाया? फोर्स लगाया, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ये पूरा। तो मैं क्या करूंगा? फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा कि मैंने इस पोडियम पर कितना वर्क किया। क्या वर्क के लिए, वर्क बताने के लिए मुझे डायरेक्शन चाहिए? वर्क है, एनर्जी है, इन सब पावर है, इन सब के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है। कभी सुना है आज तक पोटेंशियल एनर्जी का ये डायरेक्शन है? या वर्क का ये डायरेक्शन है? इन सब का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। तो जिनका डायरेक्शन नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है ना? उनको क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, दो वेक्टर क्वांटिटी को आपने मल्टीप्लाई किया और आपको रिजल्ट में क्या मिला? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम है? स्केलर प्रोडक्ट। और क्योंकि डॉट लगा के इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका नाम क्या है? डॉट प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात? और सब ये लिख लिया, ये दोनों वेक्टर हैं, ये स्केलर है, नहीं लिखा? देखिए, और इसको या तो ऐसे दिखाएंगे और या फिर ऐसे भी दिखा देंगे। अब ये थीटा बताइए क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। समझिए, मान लो ये मास है, चलिए ये मास है, ठीक है, इस पे ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये इस पे रखा हुआ है। चलो एक क्वेश्चन कर ही डालो। फोर्स लगाया मैंने 50 न्यूटन का, ठीक है, इसने डिस्टेंस कवर किया
डिस्टेंस कवर किया इसने 100 मीटर। फोर्स जो मैंने लगाया वो लगाया 50 न्यूटन का, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री या 60 डिग्री कर दें, 60 डिग्री कर दें। चलिए बताइए कितना वर्क किया, जो फोर्स लगा रहा है उससे, मान लो मैं लगा रहा हूँ या जो भी लगा रहा है, कितना वर्क किया, इसको यहाँ से यहाँ ले जाना है। क्या है? ये होता है फोर्स को डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करके वर्क होता है काम पास। चलिए क्या जानना चाह रहे हैं वर्क के बारे में, ये बताइए, और क्या जानना चाह रहे हैं? भाई कितना वर्क किया आज दिन भर में आपने? ये मैंने, ये मास है, इसका वजन भी हाँ देना पड़ेगा। वजन है इसका 10 केजी, 10 किलो का बॉक्स था, इसको मुझे ढकेल करके 100 मीटर दूर ले जाना है। और फोर्स जो मैं लगा रहा हूँ वो सीधा नहीं लगा रहा, कैसे लगा रहा हूँ, ऐसे लगा रहा हूँ। आया किसी का? तुम तो उसका पूछ करके बता रहे हो। 2500 न्यूटन। और चेंज कराना है। बोलो क्या है? न्यूटन। तुम बताओ स्वयं। 5000, ये अलग आया क्या? 5000 न्यूटन। यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर। ठीक, तुम लोगों का, तुम्हारा चेक करूंगा आगे। मैं भाई क्लास ले रहा था इन्होंने एक और दिया है, टुवर्ड्स ईस्ट भी आएगा, टुवर्ड्स ईस्ट। साला सब फेल है आज की डेट में। अभी हमने कहा कि स्केलर होता है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, हमने उसको डायरेक्शन दे दिया। क्या होता? तो चड्डी पहन के आया, लोअर पहन करके आया।
मशीन आया तो यार बड़ा ड्रेस बढ़िया पहन के आ गया हो। अच्छा देखो चलो हो गया तुम्हारा 5,000 देखो तुम छोटी में करके दिमाग में चलो अब इधर देखो बस हो गया बहुत कर लिया तुमने। कैसे करते हैं क्वेश्चन को वो समझो ठीक है। फोर्स कितना है अब मुझे हर आदमी की शक्ल यहाँ चाहिए। वर्क फोर्स कितना है 50। डिस्प्लेसमेंट कितना है 100। एंगल दोनों के बीच में कितना है 60 डिग्री। तो क्या लिखेंगे cos 60। ये आपको कैसे पता चला कि 60 डिग्री एंगल है दिख रहा है। बहुत सही बेटा। क्यों 30 डिग्री क्यों नहीं हो सकता। ये वाला 30 डिग्री है। इसके कंपोनेंट हो गए फोर्स का कंपोनेंट इधर हो गया 50 cos 60 इधर हो गया 50 cos सॉरी साइन 60 30 कैसे हो जाएगा। हर चीज में जल्दबाजी। इधर वाला cos 60 इधर वाला साइन हो जाएगा। अगर 30 वाला लोगे तो क्या हो जाएगा इधर वाला फिर 50 cos 30 इधर वाला 50 sin 30 sin 30 हो जाएगा ना। ये एंगल अगर नहीं लोगे ये वाला लोगे तो फिर ये वाला cos होगा ये वाला sin होगा ना। और बोलो ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा। तो एंगल मुझे कैसे पता चला कि 60 डिग्री लेना है कि 30 डिग्री लेना है ये बताओ। पहले तुम बताओ। वर्क में एंगल नहीं होता है तुमने कितनी मतलब बता दिया एंगल ही एंगल करे जा रहे हैं तुम लोग। वर्क स्केलर क्वांटिटी है भाई उसमें एंगल कहां से आ गया। यही तो बताया तुमको वर्क स्केलर क्वांटिटी है उसमें जो है डायरेक्शन नहीं होता है ईस्ट और नॉर्थ और साउथ और वेस्ट ये वेक्टर के लिए होता है। तो स्केलर है ना इसमें कोई वेक्टर नहीं होता इसमें डायरेक्शन नहीं होता इसमें खाली वैल्यू होती है। ये बताओ एंगल 60 क्यों लिया इसलिए कि मैंने 60 दिया था। तुम बताओ चलो तुम ही बताओ। और ऐसा नहीं है कि मैं बता नहीं चुका। हाँ बोलो ये जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स का वही कंपोनेंट लेना है। फोर्स का कोई बात बेटा तुमने सही हो गया समझिए। हाँ मुझे बताया लिखो इस बात को। फोर्स का वो कंपोनेंट लेना होता है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का वो कंपोनेंट लेना होता है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। अंग्रेजी में लिखवा दूं that component of force will be taken in which body is displaced. In which body is displaced. ठीक है ये तो हो गया आसान भाषा में लेकिन मैं जो सिखा चुका हूँ वो क्या सिखाया। हो गया सब लोग अब देखिए मेरी तरफ लिख चुके तो। हाँ जी बहन जी भाई जी मैंने क्या सिखाया
मैंने सिखाया है कि जब, अब देखो मैं इधर मुंह किया और बोलना शुरू कर दिया। मैंने ये सिखाया है कि ये एक वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। दूसरा वेक्टर कौन सा है, फोर्स, फोर्स ये है। इनके बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगल कौन सा लिया जाता है, एंगल दो वेक्टर के बीच का लिया जाता है। और एंगल कौन सा होता है, जब दोनों टेल से टेल मिले होते हैं। यहाँ टेल से टेल नहीं मिले हुए, समझ में आया? ये तो मैंने आसान कर दिया था, ये 60 डिग्री दे दिया था। अगर यही मैं आपको फिर से मैं करता हूं, ये लो, मैंने ये दे दिया होता कि ये फोर्स लगा हुआ है और ये 50 न्यूटन का है। अब आप क्या करते हैं, बोलिए, ये वाले के साइड के साथ 30 डिग्री बनाओ, तो कैसे करते हैं? वही चीज, या तो जो वर्ड आप सेंटेंस लिखवाया कि वो कंपोनेंट लिया जाएगा जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है ना, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा फोर्स का, बोलिए, ये कंपोनेंट हो जाएगा F cos 30 और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, F sin 30। ये वाला भी उतारो एग्जांपल, ये एंगल बदल करके लिखो, दोनों चीज क्लियर होनी चाहिए दिमाग में बिल्कुल। अगर ये एंगल दिया हो तो क्या होगा, ये भी क्लियर होना चाहिए। कैलकुलेशन तो हो जाएगी, आंसर आ जाएगा, असल कॉन्सेप्ट समझिए। अब देखिए वेक्टर जो हमने सीखा वही तो अप्लाई हो रहा है। अब की बार ये वाला एंगल दे दिया उसने मुझको 30 डिग्री, तो अब कैसा एंगल लूंगा, अब क्या मैं cos 30 कर दूंगा, cos 30 कर दूंगा तो आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अब मुझे मान लो वेक्टर, मुझे ये वाला डेफिनेशन याद नहीं थी, वेक्टर वाली याद थी, तो कैसे करूंगा मैं, बोलिए, वेक्टर वाली याद थी तो कैसे करूंगा, तो डिस्प्लेसमेंट ये तो मुझे दिख रहा है आंखों से कि इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, और ये वाला एंगल मुझे पता है कितना है, 30 डिग्री मुझे दिया हुआ है। तो मुझे दोनों वेक्टर की टेल से टेल मिला के जो एंगल मिलता है वो एंगल होता है दो वेक्टर के बीच का। तो टेल से टेल तो ये वाली मिलकर के ये वाला एंगल बन रहा है ना। अगर ये 30 है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो अगर ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा तो क्या आ जाएगा, फोर्स एस cos 60, और अगर कंपोनेंट लूंगा तो फिर साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है। आई समझ में बात? हाँ, कंपोनेंट में साइन और कॉस दोनों हो सकता है। और अगर ये फॉर्मूला यूज करूंगा तो फिर मुझे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लेना होगा। ये अच्छे से समझ लो इस बात को। समझ में आ रही बात? दो वेक्टर है, एक फोर्स है, एक डिस्प्लेसमेंट है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या से कैसे मिलता है, जब हम उनकी टेल से टेल मिलाते हैं। टेल से टेल मिला करके एंगल कौन सा मिलना है, ये, और दिया हुआ है हमको ये हम निकाल लेंगे और क्या लिख देंगे, cos 60 लिख देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ये वाला फॉर्मूला मान लो मुझे याद नहीं है या मैं नहीं यूज करना चाहता, तो दूसरा तरीका क्या है, डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन में क्या है कि कंपोनेंट फोर्स का कौन सा लेते हैं, जिधर को बॉडी जा रही होती है, डिस्प्लेस कर रही होती है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 100 ही रहेगा, ये तो घटेगा बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना।
तो यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स F sin 30 लग रहा है। ठीक है, अब दोनों से आंसर निकालो, देखो सेम आता है नहीं आता है, चेक करो। सेम आ रहा है। हर आदमी निकाले, हर आदमी आंसर निकाले, हर आदमी आंसर निकालेगा जल्दी से और मुझे चेक कराएगा। ये हो गया 5000 इंटू कॉस 60 होता है 1/2, तो ये हो गया 2500। डायरेक्शन कौन सा रहेगा, डायरेक्शन कौन सा रहेगा वर्क का, हाँ अब मत बोल देना डायरेक्शन, दो बार तुमने सेम गिनती करी, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। अब मैं ये वाला करता हूँ लगा करके 450, पहले लिख देता हूँ, क्या हो गया, फोर्स F sin 30, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन का क्या है 100, तो क्या आंसर आएगा 50 sin 30 कितना होता है 1/2 इंटू 100, कितना आ गया 2500, और आंसर होता है जूल या न्यूटन मीटर भी चाहिए। आया सेम आंसर, एकदम क्लियर है दिमाग में, कोई भी डाउट, नो डाउट, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा ऑल अबाउट स्केलर प्रोडक्ट। इसके बारे में इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलता है, बोलिए क्या मिलता है, स्केलर जो है वो क्वांटिटी मिलती है। वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और क्वांटिटी कौन सी मिल रही है, स्केलर मिल रही है। चलिए, अब कार्टेशियन फॉर्म में दो वेक्टर दिए हुए हैं, उनको मल्टीप्लाई करना सीखना है डॉट प्रोडक्ट को, आज भी हो नहीं पाएगा कंप्लीट। चलिए, एक वेक्टर है A 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, दूसरा हो गया B वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। चलिए, इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, इनका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। करिए जल्दी से, मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हर नंबर को हर नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और बीच में डॉट लगाते जाइए। चलिए, मैं लिख करके बताऊं, एक मैं लिख के बताता हूं, बाकी दो आप लिखिए। शुरू करूं, फोर आई कैप डॉट 3i कैप, प्लस का साइन है दोनों तरफ तो प्लस आ जाएगा, 4i कैप डॉट 2j कैप, प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो 4i कैप माइनस तो पहले लग गया ना, डॉट 2k कैप। चेक करो सही किया मैंने, 4i से इस पूरी ब्रैकेट वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया वेक्टर को, और हर वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से क्या किया, डॉट लगा दो। ये होता है डॉट प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई का तरीका।
अब ऐसे ही जल्दी से 3j से करो, 3j से क्या हो जाएगा, 3j भी प्लस है 3i भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन 3j कैप डॉट 3i कैप प्लस 3j कैप डॉट 2j कैप प्लस, बोलो प्लस आएगा माइनस आएगा, वो प्लस है ये माइनस है, 3j कैप और डॉट 2k कैप हो गया। बेटा ये नंबर उठाइए और इन सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करते चले जाइए। हर नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो बीच में डॉट लग जाए, ठीक है। 4i को 3i से किया तो 4i डॉट 3i, 4i को 2j से किया तो 4i डॉट 2j, और साइन प्लस का लगना माइनस का लगना वो इन दोनों के सामने के ऊपर डिपेंड करता है। प्लस प्लस होगा तो प्लस आएगा, प्लस माइनस होगा तो माइनस आएगा, और माइनस माइनस प्लस आएगा। क्लियर होगी बात? ऐसा करता हूँ, इसको भी माइनस कर देता हूँ, अब ज्यादा ठीक रहेगा। इसको माइनस कर दूं? नहीं सर, ऐसे है तो चलो, लेकिन ये याद रखना, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। अब मैंने प्लस से किया, इसे प्लस के से किया तो क्या हो जाएगा, के तो अलग है तो k कैप डॉट 3i कैप प्लस ये भी प्लस तो k कैप डॉट 2j कैप, माइनस का साइन फिर आ गया तो क्या हो जाएगा, k कैप डॉट 2k कैप। ये सबने लिख दिया। ध्यान से लिखना सब लोग, बन गया सबका, लिख गया। लिख लिया सबने, चलो आगे। जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यही तो करना है, बोलो तो क्या आता है आंसर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा। यही फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट का, यही फॉर्मूला है, अभी बताया। एफ डॉट एच का, एफ का मैग्नीट्यूड एस का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, अलग तो बताया नहीं यार। ये देखो एफ डॉट एच, तो एफ का मैग्नीट्यूड एच का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, यहाँ पे ए वेक्टर है बी वेक्टर है एफ एस की जगह, दोनों के बीच का एंगल, बोलिए ये फॉर्मूला लिखा। तो अब ये बताइए मुझे कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? टेबल भी लिखवा चुका हूं, उससे याद होना चाहिए। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0, इतनी बात याद है। तो मुझे ये बताओ, जब i को i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो 4i वेक्टर है और 3i वेक्टर है, ये दोनों किस डायरेक्शन में है? दोनों का डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल क्या है? दोनों का एंगल बोलो। हाँ, और 3i बोलो। 4i ये हो गया और 3i ये हो गया, ये नीचे वाला 4i हो गया, बड़ा है, ऊपर वाला 3i हो गया। दोनों के बीच का एंगल क्या है? सेम। ये क्या होता है? सेम तो कोई एंगल नहीं होता, होता कोई एंगल 0।
तो सेम डायरेक्शन में आपको ये बोलना है, ठीक है। तो अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, इसको फटाफट कैलकुलेट करो। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 cos 0, क्या आंसर आ जाएगा 12। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, जल्दी से बोलो। आ गया, चलो अब इसका बताओ 4i.2j का, 4i.2j का बताओ। यहाँ पे लिखो, कहाँ लिखो, चलो छोटा कर दूं, थोड़ा सा छोटा कर दो। 4i.2j क्या है, इसको बताओ। 4 दूनी 8 या 4 इंटू 2 कॉस, एंगल बताओ कितना है, एंगल क्यों 90 डिग्री क्यों है, कैसे है बताओ। इसलिए तो मेरे बगल में जो बैठा उसने 90 बोला, हाँ तो बताओ ना क्यों है 90 डिग्री। ये आई है, आई का मतलब एक्स डायरेक्शन में, जे वाई डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, ये बताना बोलो। दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 0 और 90 0 होता है, तो ये पूरा आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। पूरा आंसर क्या आ जाएगा 0। हेलो जी जी भैया, ये विद्यानगर में आना था 3D मोशन पूरी लाल के पीछे हमारी कोचिंग है वहां, तो आप आज जी जी नहीं, आप एक बार आ जाइए, थोड़ा सा हम भी समझ लें आपसे और आप भी समझ लीजिए। नहीं तो फिर मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, क्योंकि मैं भी बुला रहा हूँ जी नंबर, ठीक है। ये बात क्लियर हुई सबको, क्योंकि बस यही 2 पॉइंट समझाने थे मुझको इसके अंदर पार्टीशन फॉर्म में। यहाँ से क्या समझ में आया कि कॉस जितने भी फैक्टर आ रहे हैं इन सब में देखिए या तो कॉस 0 होगा या कॉस 90 होगा। तो जरा जल्दी जल्दी जिन फैक्टर में 0 आ रहा है उसके ऊपर 0 लिखिए छोटा सा, और जहाँ पे 90 आ रहा है वहां 90 लिखिए और अपना अपना लिखिएगा, छुपाइए, छुपा करके लिखिए। क्या है सिंपल दिमाग में पॉइंट क्या है कि अगर सेम है i.i है तो ये 0 एंगल होगा, j.j है तो इसका भी एंगल 0 होगा, यहाँ पे भी थीटा 0 होगा, यहाँ पे भी थीटा 0 होगा, और यहाँ पर भी k.k है तो यहाँ पर भी थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस ये है असल चीज, ठीक है। बाकी जितने भी होंगे सब 90 होंगे, और 90 होते ही वो फैक्टर ही खत्म हो जाएगा। आ गई बात समझ में, तो आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, यही आ रहा है। देखिए जहां पर i.i होगा वो एंगल 0 वो फैक्टर रह जाएगा, जहां j.j वो फैक्टर, वहां पे एंगल 0 वो फैक्टर रह जाएगा, जहां पे k.k वहां पे एंगल 0 वो फैक्टर रह जाएगा, बाकी सारे फैक्टर 0 हो जाएंगे। और मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई हर वेक्टर के कंपोनेंट को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना। एक क्वेश्चन और दे दूं होमवर्क के लिए, हैं चलिए, तो इसी क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं यहाँ पे दोबारा से, इसी में वैल्यू चेंज कर देता हूं। चलो इसको जो है मैं कर देता हूं 5i माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है। चलो इसको सेम रहने दो,
ये सेम है, और ये इसको सी कर देता हूं। अब की बार निकालो बी वेक्टर डॉट सी है। ऊपर वाला वेक्टर येलो कलर से जो लिखा है वो सी है, और नीचे वाले बी को एज इट इज लेना है।